आज से लगभग 1 साल पहले एज़रॉक ने रेजर के साथ मिलकर बनाया था उनका काफ़ी हाई एंड X570 ताइची रेजर एडिशन मदरबोर्ड, ताकि AMD के जो आपके काफ़ी हाई एंड जो प्रोसेसर्स हैं लाइक 5900X 5950X, इनको जो है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम फ्रिक्वेंसीज पे बिना किसी प्रॉब्लम के स्टेबली जो है रन कर सको। और साथ ही साथ अगर आप एक एंथुजियास्ट हो और अपने प्रोसेसर की लाइक मैक्सिमम जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी बाउंड्रीज को ब्रेक करके जो उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये मदरबोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बीस्ट है। तो तभी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस मदरबोर्ड का जो है एक क्विक अनबॉक्सिंग और फुल ओवरव्यू देने वाला हूं, ताकि अगर आप अपने एक नेक्स्ट हाई एंड गेमिंग चाहे एडिटिंग PC बिल्ड में इस मदरबोर्ड को कंसीडर करते हो तो क्या वो वर्थ रहने वाला है। इसके लिए आपको जो है आज के इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो उसको बिल्कुल भी यहाँ पे मिस मत करिएगा। एंड चलिए फिर बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे जो बॉक्स एज़रॉक ने रेजर के साथ मिलके बनाया है ना, वो तो आप लोग देख ही सकते हो, दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील दे रहा है। एंड इवन जो रेजर है उसने इस बॉक्स को अपने थीम में भी कवर कर रखा है, जो कि उनका फैमिलियर ग्रीन कलर कुछ करके है। एंड यहाँ पे गाइस मैं कहना चाहूँगा ये खाली एक नॉर्मल बॉक्स नहीं है, यहाँ पे ये कुछ मुझे बुक की तरह लगा, जिसके जैसे कि अगर मैं ये फ्रंट वाला फ्लैप जो कवर है इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप जो मदरबोर्ड है उसको बॉक्स से बिना बाहर निकाले ही देख सकते हो कि कैसा आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ ही साथ इस कवर पे आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन भी रेजर ने अपने साइनैप्स सॉफ्टवेयर के बारे में दी हुई है, कि जितने भी लाइक रेजर के एक्सेसरीज होते हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हेडसेट है, उन सभी को आप इस मदरबोर्ड पे यूज़ कर सकते हो, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और इवन जो रेजर की क्रोमा RGB सिंक लाइटनिंग होती है उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप इस मदरबोर्ड की पूरी RGB लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकते हो। आपको कोई अलग से जो एज़रॉक का पॉलीक्रोम सिंक सॉफ्टवेयर होता है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा मैं कहूँगा जो कोलैबोरेशन है एज़रॉक और रेजर ने यहाँ पे मिलके करा हुआ है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बॉक्स कंटेंट की, तो मदरबोर्ड को जो है बाहर निकालने के बाद नीचे की साइड में अगर हम एक्सेसरीज की बात करें तो वहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है IO शील्ड को ढूंढ रहा था, पर मुझे नहीं मिला। और मुझे ऐसा लगा कहीं एज़रॉक लाइक जो है इसमें इंक्लूड करना तो नहीं भूल गया। तो मैंने गाइस ध्यान से देखने पे मुझे पता चला कि लाइक जो है वो ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड के बैक पे जो है लगा हुआ आता है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी के जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड्स आते हैं उन सभी पे आपको अब पहले से ही जो IO शील्ड है वो बैक की साइड में लगा हुआ मिल जाता है, ताकि आप उसे गलती से यहाँ पे खो ना दें। अब यहाँ पे इसके बाद आपको एक टॉर्क्स स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है, जो कि मैं कहूँगा बहुत ही कम मदरबोर्ड्स में आपको इंक्लूडेड मिलता है। अब यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड भी थी, क्योंकि एज़रॉक के जो M.2 स्लॉट्स हैं 3, उनको ओपन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने टॉर्क्स जो है स्क्रूज़ का यूज़ किया गया है। तो वहाँ पे उनको ओपन करने के लिए डेफिनेटली आपको इस ड्राइवर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे इन्होंने इंक्लूड करके काफ़ी सही करा है, क्योंकि बंदा कहाँ ही ढूंढता फिरेगा इसे। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ यूज़र मैनुअल्स मिल जाती है, जो कि हमेशा की तरह बोरिंग है और मैं तो पढ़ना पसंद नहीं करता हूँ। इसके बाद आपको Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.1 का एंटेना मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कुछ वेलकोर केबल टाइज मिल जाती हैं केबल मैनेजमेंट के लिए आपके जो है कैबिनेट के अंदर। बाकी आपको फिर यही सब जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा बाकी तो मुझे कुछ देखने के लिए नहीं मिला। अगर आपको अनबॉक्सिंग में कुछ मिले तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो गाइस यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं एज़रॉक के गियर वाले मदरबोर्ड्स का काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि आप इनका कोई भी पुराने से पुराना मदरबोर्ड उठा के देख लो, चाहे वो B450 स्टील लेजेंड है, फैंटम गेमिंग सीरीज़ का मदरबोर्ड है, या फिर X570 ताइची या ताइची रेजर एडिशन है, इन सभी मदरबोर्ड्स के अंदर आपको हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि पर्सनली गाइज मेरा तो काफ़ी ज़्यादा जो अटेंशन है वो यहाँ पे ग्रैब
ग्रैब कर लेते हैं। और इवन अगर मैं इस वाले X570 ताइची मदरबोर्ड की बात करता हूं तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि आपको फुल जो रेजर एडिशन की जो फील है वो यहाँ पे आनी चाहिए, जिसके लिए आपको ASRock ने जो है फुल मैट ब्लैक पीसीबी यहाँ पे दी हुई है, जिससे जो इसकी क्रोमा RGB है रेजर की वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छे से उभर के यहाँ पे दिखेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बैक की साइड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी बैक प्लेट भी प्रोवाइड कराई गई है। आपके फ्रंट सेक्शन के जो VRM के मॉसफेट्स हैं उनको कूल करने में भी हेल्प करती है, और इवन जो बैक की साइड में कंपोनेंट्स हैं उनको भी यहाँ पे सेफ रखने के लिए। एंड इवन यहाँ पे रेजर ने अपना एक स्लोगन भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, बाय गेमर्स फॉर गेमर्स। अब यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि बंटू भाई चलो एस्थेटिक्स का तो ठीक है यार, परफॉर्मेंस के बारे में बताओ, आखिर इसमें परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी हमें जो है प्रोसेसर्स को लगाने पे। तो यहाँ पे ये वाला जो मदरबोर्ड है वो आता है 16 फेज के जो है पावर डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पे एक्चुअल में 16 फेज नहीं है, ये 14+2 के साथ आता है, जहाँ पे जो 14 फेजेस हैं वो डेडिकेटेडली दिए गए हैं आपके वी कोर यानी प्रोसेसर के जो लॉजिकल कोर्स होते हैं उनको यहाँ पे रन करने के लिए। और जो एक्स्ट्रा 2 फेजेस हैं वो आपका जैसा AMD के APUs होते हैं, APUs के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं, जैसे 3200G है, 3500G है, उनके ग्राफिक्स को रन करने के लिए दिया गया है। तो टोटल आपको 16 फेजेस मिलते हैं। और अगर आप कोई बिना APU वाला नॉर्मल प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो तो आप पूरे 16 फेजेस को भी यूटिलाइज कर सकते हो वी कोर को पावर देने के लिए। अब यहाँ पे गाइस इसमें जो इंडक्टर्स लगाए गए हैं वो 60 एम्पियर्स के ईच हैं, विच इज़ लाइक आई थिंक ग्रेट यहाँ पे ओवरक्लॉकिंग के लिए। और साथ ही साथ जो मॉसफेट्स यूज़ करे गए हैं ना गाइस, वो मॉसफेट्स हैं विषय के, जो कि आई गेस मेरे हिसाब से फिलिप्स कंपनी ही बनाती है, यानी फिलिप्स के अंडर विषय चलता है। तो ये मॉसफेट्स भी आपको अराउंड 50 एम्पियर्स का कंटिन्यूस करंट डिलीवर कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओवरक्लॉकिंग में काफ़ी इसका यूज़ होता है, आपको स्टेबल ओवरक्लॉकिंग देखने के लिए मिलेगी। और अब यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि जब जो ASRock ने यहाँ पे PWM कंट्रोलर यूज़ करा हुआ है VRM को जो है कंट्रोल करने के लिए, वो तो सिर्फ 8 फेज का ही है, तो फिर यहाँ पे इसके 16 फेज आके रन कैसे हो रहे हैं? तो यहाँ पे गाइस ASRock ने थोड़ा सा यहाँ पे मतलब दिमाग लगाया है, या मैं कहूँगा थोड़ा सा अपनी ब्रेन का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कुछ डबलर्स का यूज़ करा है जो इंटरसेल की तरफ से हैं, ISL 6617, जो कि आपको मदरबोर्ड के बैक के साइड में दिख जाएंगे। तो डबलर की यूज़ से इन्होंने जो है कंट्रोलर के थ्रू जो है 16 फेजेस को जो है इनेबल करा है। तो आप उसका भरपूर लाभ ऐसे उठा पाओगे। हालांकि ये मैं कहूँगा कोई एकदम एक्चुअल 16 फेजेस नहीं है। सो ये 14+2 का कॉम्बिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे इतना पावरफुल VRM है जो अराउंड 650 एम्पियर्स इंटू अगर मैं 16 मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल 800 एम्पियर्स आता है। तो इतना जब हम यूटिलाइज करेंगे अपने प्रोसेसर्स को ओवरक्लॉक करने के लिए, या लिक्विड नाइट्रोजन पे अगर आप यूज़ करते हो, तो काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होने वाली है मॉसफेट्स के ऊपर। तो उसको कूल करने के लिए यहाँ पे ASRock ने कुछ जुगाड़ करा हुआ है क्या? तो हाँ गाइस, आप देख सकते हो ऊपर की साइड में आपको एल्यूमिनियम के काफ़ी मोटे, मैं कहूँगा हीट सिंक प्रोवाइड कराए गए हैं, जो इंडक्टर्स और मॉसफेट्स दोनों के ऊपर ही काफ़ी अच्छे खासे मोटे हीट पैड्स के साथ लगे हुए हैं, थर्मल पैड्स के साथ लगे हुए हैं। तो आपको कूलिंग वाइज भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इतनी नहीं आने वाली है। टेम्परेचर्स ओवरक्लॉकिंग में भी मैंने बहुत सारे जितनी टेस्टिंग वगैरह देखी हैं उन सभी में स्टेबल्स थे। बाकी उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जो है नेक्स्ट आएगी, जिसके लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें। बट यहाँ पे गाइस मैं एक चीज़ से हल्का सा डिसअपॉइंटेड हूँ कि अगर ASRock इस हीट सिंक को फिन वाला बना देता ना, फिन्स टाइप में, तो उसकी जो एक्टिव कूलिंग होती है ना वो और ज़्यादा बेटर हो सकती थी, जैसा कि उन्होंने इस X570 चिपसेट पे दिया हुआ है। उसके ऊपर पूरा एल्यूमिनियम का फिन डिज़ाइन है और इसका जो फ़ैन है वो भी बहुत स्पीड में घूमता है, लिटिल बिट नॉइजी भी हो सकता है। तो ऐसा फिन डिज़ाइन इनको अपने ऊपर VRM सेक्शन पे भी देना था। बट चलिए फिर भी
जो ये इन्होंने एल्यूमिनियम हीट सिंक दिए हैं बुरे नहीं हैं, आपके जो टेम्परेचर्स हैं उनको तो यहाँ पे कंट्रोल में रखते ही हैं। अब यहाँ पे रैम के लिए मोस्ट ऑफ दी मदरबोर्ड्स की तरह आपको 4 स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पर आप इन्हें मैक्सिमम पॉपुलेट कर सकते हो 128 गीगाबाइट की ECC या फिर नॉन ECC मेमोरी से। तो यहाँ पे ये दोनों ही टाइप की जो मेमोरीज हैं उनको सपोर्ट करता है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आने वाली है कि आपको सिंगल स्लॉट में एटलीस्ट 32 गीगाबाइट का जो रैम है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप जो है मैक्सिमम 128 को अचीव कर पाओगे। अब वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं स्टोरेज की, तो मदरबोर्ड के नीचे वाले सेक्शन में आपको 3 M.2 के स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जहां पर अगर आप इन तीनों स्लॉट्स को लाइक NVMe SSD से फिलअप कर दोगे तो आपका जो सबसे नीचे वाला PCI Express X16 का स्लॉट है वो यहाँ पे जो है ऑटो डिसेबल हो जाएगा, उसको यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस मदरबोर्ड को पे अगर आप 3 SSDs लगाना चाहते हो तो इस चीज़ का आप जो है परचेज करने से पहले ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब वहीं पे आपको जो है ग्राफिक्स कार्ड वाले X16 के 3 यहाँ पे स्लॉट्स मिल जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 3 M.2 यूज़ करोगे तो सबसे नीचे वाला जो है बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे गाइस थियोरेटिकली तो वैसे ये कहने के लिए X16 स्लॉट्स है सारे फुल लेंथ वाले, बट प्रैक्टिकली जो इनकी स्पीड्स है वो सबसे ऊपर वाले की X16 है, बीच वाले की X8 है और सबसे नीचे आपको X4 देखने के लिए मिल जाएगी। अब वहीं पे आपको X4 स्पीड के साथ एक जो है X1 का यहाँ पे स्लॉट भी देखने के लिए मिल जाता है। आपके जो ऑडियो कार्ड्स होते हैं PCI Express वाले और वाईफाई कार्ड्स होते हैं या फिर कोई और भी जो वाईफाई कार्ड्स होते हैं उनको यहाँ पे लगाने के लिए। अब यहाँ पे इसके अलावा आपको जो 6 गीगाबिट के सेटा पोर्ट्स भी दिए गए हैं, तो आप प्लेंटी ऑफ हार्ड ड्राइव और सेटा SSDs को भी इस मदरबोर्ड पे बिना किसी प्रॉब्लम के जो है अटैच कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज के मामले में आपको बिल्कुल भी जो है इस बोर्ड पे कमी देखने के लिए नहीं मिल रही होगी। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं ऑन बोर्ड ऑडियो क्वालिटी की, तो यहाँ पे ASRock ने जो Realtek का ALC 1220 चिप इस मदरबोर्ड के ऊपर आप लोगों को दिया हुआ है, वो मेरे हिसाब से तो एक काफ़ी हाई एंड जो है सीरीज़ का चिपसेट होता है, जिसपे अगर आप कोई भी अभी का लाइक 5.1 सराउंड साउंड का हेडसेट हो गया या 5.1 सराउंड साउंड के जो स्पीकर्स हैं उनको अटैच करते हो तो आपको काफ़ी अच्छी खासी जो साउंड क्वालिटी है वो यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस करने के लिए मिलने वाली है। तो ये तो गाइज नॉर्मल सी बात है कि ये एक हाई एंड सीरीज़ का मदरबोर्ड है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे कंपोनेंट्स ही यूज़ करे गए हैं, जिससे आप जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो परफॉर्मेंस है एक्सपीरियंस कर पाओ। अब वहीं पे जो बायोस होता है यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मदरबोर्ड का, जिसके अंदर आपके प्रोसेसर की, ओवरक्लॉकिंग की और भी बहुत सारी जो सेटिंग्स की इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे स्टोर होती है। तो ये काफ़ी सारे मदरबोर्ड्स में आपको डुअल कॉन्फ़िगरेशन में भी मिल जाता है, यानी डुअल बायोस, और कुछ में आपको सिर्फ एक सिंगल ही बायोस मिलता है। तो जैसे कि जिसमें 2 बायोस होना मेरे ख्याल काफ़ी सही रहता है, ताकि अगर आपका एक किसी वजह से अपडेट करते वक्त ब्रिक हो भी गया तो सेकेंडरी बायोस आपका संभाल लेगा और आपको सर्विस सेंटर जाके उसको रिपेयर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे गाइस काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ASRock के इस बोर्ड के अंदर सिर्फ एक ही बायोस की चिप मिली, जो कि आई गेस विनबॉन्ड ब्रांड मैन्युफैक्चर कर रहा है इनके लिए, या शायद ये इनका खुद का मैन्युफैक्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस चीज़ से मुझे थोड़ा सा वो है कि अगर ASRock डुअल बायोस दे देता तो काफ़ी सही रहता। अब यहाँ पे आपको काफ़ी और भी अच्छे फीचर्स इस बोर्ड में मिल जाते हैं, जैसे कि बायोस फ्लैशबैक है, CMOS रीसेट है। इनके बटन्स आपको बैक की साइड में IO शील्ड पे ही देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहीं पे आपको मदरबोर्ड के ऊपर 6 फैन हेडर्स, 2 RGB हेडर्स और 2 ARGB हेडर्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हैं आपकी RGB लाइटनिंग्स को सिंक्रोनाइज और जो कैबिनेट्स के अंदर फैंस होते हैं उन सभी को इंस्टॉल करके रन करने के लिए। तो आपको ये किसी मामले में यहाँ पे कम नहीं पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं IO पोर्ट्स की, तो वहाँ पे आपको बैक की साइड में भी बहुत सारे USB 3.0 के पोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। किलर 2.5 गीगाबिट एथरनेट कंट्रोलर मिल जाएगा, जो कि आपको बहुत अच्छी जो है इंटरनेट स्पीड्स यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला है। और साथ ही साथ आपको बैक की साइड में Type-C भी मिल जाता है, वो भी डेडिकेटेड बायोस फ्लैशबैक और CMOS रीसेट बटन के साथ।
तो यहाँ पे यही कुछ जो है स्पेशल फीचर्स आपको जो है मदरबोर्ड में एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं। बाकी गाइस फिर एट द एंड में सवाल ये आता है कि क्या ये मदरबोर्ड जितने प्राइस पॉइंट पे आता है, जो कि अराउंड 37,000 रुपए के आसपास है, तो क्या ये अपने नेक्स्ट पीसी बिल्ड में या जो भी मैं लाइक एडिटिंग के लिए गेमिंग के लिए पीसी बना रहा हूँ उसमें इंक्लूड करना वर्थ रहेगा? तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा गाइस कि मेरे पास इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के जो है पर्सनल टेस्ट और प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरफ जाना चाहता है। अगर वो एक प्रीमियम फील लेना चाहता है तो डेफिनेटली वो उतने 37,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है, और अगर वो बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो चाहता है तो मेरे हिसाब से जो एसरॉक का खाली XY70 ताइची आता है ना, वो भी अगर परचेज कर लेगा तो उसको भी वैसे ही सेम परफॉर्मेंस मिलेगी लगभग जैसे ही उसको इस रेजर एडिशन पे मिल रही थी। हालांकि मैं कहूँगा बस वही जो फीचर्स हैं और जो रेजर वाली फील है वो वहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये गाइस मैं एट द एंड जो है आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोगों को किस तरफ जाना है। बाकी एट द एंड मैं कहना चाहूँगा कि आज की हमारी जो XY70 ताइची रेजर एडिशन की वीडियो थी वो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो जो है लाइक बटन दबा के मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसी अमेजिंग अनबॉक्सिंग या रिव्यूज़ की वीडियोस के साथ आएँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और अगर आप जो है एसरॉक का ये XY70 ताइची मदरबोर्ड परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। फिर मैं गाइस आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ ऐसी किसी अगली जो है अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए हमेशा की तरह नमस्कार।